नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के बिहार के अध्यक्ष इंजीनियर अरविंद कुमार जी हमारे साथ हैं। जिस तरह से पिछले दिनों दफदार चौकीदार की जो समस्या थी, लगातार लोग अपनी मांगों को रख रहे थे, फिर भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई। उसके बाद भी वो लगातार अपनी मांग को रखना चाहते हैं और जो दफदार चौकीदार की जो मूल भावना है, जो मूल समस्या है, वो जो नियुक्ति है उसके बारे में है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी दफदार चौकीदार की, उसके नई व्यवस्था में क्या अंतर है। देखिए, पुराने समय में ब्रिटिश काल से चला आ रहा था, चौकीदार दफादार की नियुक्ति में पासवान जाति को प्राथमिकता दी जाती थी और लगभग सभी थाने में जो 3 या 4 या 5 जो चौकीदार दफादार रहते थे वो दुसाध जाति के ही रहते थे। और इस क्रम में जब उनकी मृत्यु होती थी तो स्थानीय जिलाधिकारी और अन्य पदाधिकारी अनुकंपा के आधार पर उनके परिवार के अन्य लोगों को नियुक्त करके आगे बढ़ा देते थे। तो इस तरह से एक पुश्तैनी व्यवसाय हो गया था, जो चूँकि यह मार्शल कास्ट है और प्लस इसकी जाति की जो मनोभावना है, इसका जो स्वाभाविक गुण है, सो मेल खाता था, इसलिए यह प्रथा चली आ रही थी। लेकिन विगत कुछ दिनों से देख रहे हैं कि इस पर काफ़ी हंगामा हुआ है। सरकार के निर्णय के आलोक में इसको सरकार ने परिवर्तन कर दिया है, तो इस पर काफ़ी इस पर ये हुआ है, आपका परेशानी हुई है और काफ़ी आंदोलन हुए हैं। लोग अपने मांग को रखना चाहते हैं, पूर्ववत करना, पहले सिस्टम तक को लाना चाहते हैं। सर, एक मांग उन लोग का लगातार रहता है कि जिस तरह से वो लोग गांव इलाका में रह के शराबबंदी में जिस तरह से शराब माफिया को पकड़वाना या फिर दुश्मनी करवाना, दुश्मनी हो जाता है। कई अपराधियों से अपराधी टारगेट में ले लेते हैं चौकीदार दफदार को, और उनकी हत्या भी कई जगह हो चुकी है। तो वो लोग चाहते हैं कि अगर हमारे वंशज को मिले नियुक्ति पर, तो एक तरह से फिर सेपरेट रहें हम लोग फिर से। इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि हम सुरक्षा की दृष्टि से भी वो लोग चाहते हैं कि हमारे वंशज को नौकरी मिले। देखिए, हमारी जाति का जो है स्वाभाविक गुण है, डरना तो उसने सीखा ही नहीं है और सच्चाई के रास्ते पर चल के ही काम करते हैं। तो इस शराबबंदी के दौरान चौकीदारों को महसूस होता था, या जवाबदेही भी दी गई थी कि जहाँ कहीं ऐसी घटना हो या हो तो उसकी सूचना थाने में दे, उसकी सूचना प्रशासन को दे। तो इस क्रम में बहुत जगह काफ़ी झगड़े हुए, काफ़ी इन पर मारपीट हुए, हत्याएं हुई और इनके विरोधी भी बने, लेकिन उन्होंने अपने काम से पीछे नहीं हटा, जवाबदेही जिम्मेदारी पूर्ण अपने काम करते आ रहे हैं। अब उनका कहना है क्योंकि हम लोगों ने इस तरह से इतना मनोयोग से काम किया है, सरकार को सपोर्ट किया है, तो हमारे परिवार के अन्य सदस्यों को मिलेगा तो कम से कम एक सुरक्षा का जो कवर था वो बरकरार रहेगा। सरकार इसको हटाना चाहती है, जो उचित नहीं जी। जिस तरह से आप देखते हैं कि जिस इधर जो आने वाला समय में है, कहीं कहीं देखा जाता है कि लोग चौकीदार को ही टारगेट करते हैं। अपराधी जो है ज़्यादातर चौकीदार को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जो आला अधिकारी है, खासकर दरोगा, उसको दुश्मन नहीं मानते, उसको साथ मैनेज भी हो जाता, लेकिन चौकीदार को मैनेज नहीं करते। देखिए, चौकीदार तो न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। पहली सीढ़ी जो है, पहला जो आधार है, चौकीदार ही है। तो चौकीदार निश्चित रूप से यदि कोई घटना होती है, कुछ ही होती है, उसकी सूचना यदि थाना तक, सरकार तक जाती है, तो जो अपराधी तत्व हैं वो चौकीदार को इसके लिए उत्तरदायी मानते हैं और उत्तरदायी मानने के पश्चात उनके साथ झगड़े होते हैं, लड़ाई होते हैं, उनके साथ तरह तरह की घटनाएँ होती हैं। लेकिन चूँकि इस पर कभी पीछे नहीं हटा हमारा चौकीदार संघ, चौकीदार सदस्य लोग। हमारी जाति का स्वभाव कहिए या उनका वंशानुगत व्यवहार कहिए, और इससे पीछे नहीं हटा, चाहे वो कुछ भी हो, अपने काम पर दृढ़ संकल्प से लगा रहा। सरकार लगातार कह रही है कि जो अवार्ड है उनको चौकीदारी में जो मिलता आया है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बहुत पुराना से आ रहा था। फिर सरकार आश्वासन केवल दी थी, लेकिन कानूनी तौर, कागजी तौर पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया था जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनको चौकीदारी मिल सके। देखिए, अब इसमें बात बिगड़ गई है। स्थिति यह हो गई है कि सरकार ने चौकीदार दफादार को सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया है, और सरकारी कर्मचारी घोषित कर देने के बाद संविधान या कानून या जो नियम कानून जो सरकारी सेवा व्यवस्था के हैं, इन पर भी लागू हो गया है। ऐसी परिस्थिति में चूँकि अभी सरकारी कर्मचारी हो गए हैं, तो किसी एक जाति के लिए रिजर्व कर पाना संभव नहीं है। सरकार चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती है, और इसी नियम के बंधे होने के चलते सरकार
मात्र आश्वासन देती है, कहती रही, हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी में सरकार का जो रूल रेगुलेशन से लागू होगा। लेकिन इसमें मेरा ये कहना है कि ठीक बात है कि सरकारी नौकरी है, इसमें सरकारी रूल रेगुलेशन लागू होगा, तथापि यदि सरकार चाहे तो एक ऑर्डिनेंस ला करके, एक विधेयक ला करके, एक नियम बना करके कम से कम 60 से 80% पोस्ट को पासवान जाति के लिए, दुसाध जाति के लिए चौकीदारी में रिजर्व कर सकती है। ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, अधिकार सीमा में आता है, ऐसा उनको करना चाहिए। जी। अब आते हैं राजनीतिक पे। जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है और नीतीश कुमार की सरकार में महादलित और दलित हुआ बंट गया, और उसी तरह से एक खास नेता, खास जाति के नेता के साथ उनकी अच्छी बनती नहीं थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं पासवान समाज पिछड़ रहा है। महादलित से भी इनको अलग कर दिया गया, और चौकीदारी की जो समस्या है उससे भी ये लोग समझिए कि एक तरह से वंचित है, वो जनरल हो गया सर। तो क्या नीतीश सरकार कहीं ऐसा तो नहीं है कि पासवान से खुन्नस निकाल रही है? खुन्नस निकाल कर क्या करेंगे सरकार? ठीक बात है कि हमारे समाज के एक अच्छे माननीय नेता हुआ करते थे, श्री रामविलास पासवान जी, और एक समय में चूँकि बिहार में उनका अच्छा पकड़ था तो एक प्रतिद्वंदिता भी थी। लेकिन नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री इतने मैंने एक उच्च विचार के नेता हैं, और इस तरह का भावना उनमें नहीं होगा। महादलित दलित बना के उनके मन में कदापि यह भावना नहीं होगी कि हम किसी खास पार्टिकुलर जात को नुकसान पहुँचाएंगे। उनके मन में यह धारणा रही होगी कि मैं अन्य जातियों को भी आगे लाने की दिशा में कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो इसमें कुछ पदाधिकारी और जो नियम कानून बनाए गए, वो सरकार का नेगेटिव रूप दिखलाता है, छवि दिखाती है, और इससे सरकार को बस मुख्य तौर से माननीय नीतीश कुमार जी की छवि में कमी आई है। और जहाँ तक है कि भाई देखिए, सब लोग को संविधान सम्मत है। संविधान ने एक कोहेसिव ग्रुप बनाया है जिसको अनुसूचित जाति कहते हैं। अनुसूचित जाति बनाने के पीछे बाबा साहब का तर्क यही था कि वो सभी जातियाँ जो अपने पूर्व काल में कभी न कभी अस्पृश्यता का सामना किया है, छुआछूत का सामना किया है, उन सभी जातियों को हम एक साथ एक ग्रुप में ला करके समेकित रूप से आगे बढ़ाएंगे। आज लेकिन जिसमें महादलित और दलित बना के टुकड़ा कर करके किया जाना मेरे दृष्टिकोण से तो यह गलत था। ये पदाधिकारियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को गलत सूचना दे करके, भ्रामक किए करके इस तरह का कार्य से कराया गया था। हालांकि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का एक फैसला दिया है जिसमें उपवर्गीकरण को उन्होंने बताया है, लेकिन अब संविधान विरोधी है। संविधान के भावना का विपरीत है, संविधान विरोधी बात है। इस पर फिर से विचार करना चाहिए। हालांकि पुनर्विचार में भी संविधान इसको सुप्रीम कोर्ट ने ये ठहराया, पता नहीं किस मंशा के साथ सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर रहा है, लेकिन संविधान की मूल भावना को समझना होगा, अकॉर्डिंगली अपना नियम बनाना होगा। और ये कभी भी उपवर्गीकरण करके चाहेंगे कि हम किसी खास समुदाय के खास हिस्से को आगे बढ़ा लेंगे और बाकी को उसके बराबर बनाएंगे, तो ये संभव नहीं है, गलत होगा। आफ्टर ऑल ये योजना फेल होगी और इससे सरकार की और समाज की बहुत हानि होगी। सर, एक सवाल और है कि जिस तरह से सरकार जो है लगातार आपका राजनीतिक भविष्य से संबंधित है, जैसे दुसाध या पासवान जिसको बोलते हैं, वो किसी भी पार्टी में राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नीचे जा रहे हैं। आपकी एक ही पार्टी है लोजपा, आप उससे कितना सहमत है सर? देखिए, जात की कोई पार्टी नहीं होती है। यह बात सही है कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, या एक और उनका विंग है जिसके पशुपति पारस जी हैं। इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि लोजपा और ये पशुपति पारस जी की पार्टी है वो दुसाध की पार्टी हो गई। पार्टी समाज का होता है, पार्टी देश का होता है। और हाँ, ठीक है कि चूँकि हमारे आइकॉन जो है, हमारे जो बड़े नेता जो हैं उस पार्टी से जुड़े रहते हैं, तो इस जाति का ज़्यादातर वोट का रुझान उनके पक्ष में जाता है। लेकिन पार्टी जात को रिप्रेजेंट नहीं करती है। पार्टियां अपने नियम, अपने एजेंडा को, अपने विचार को, अपने ये को आगे लेकर चलती हैं। सर, आप दुसाध उत्थान परिषद के बिहार के मतलब अध्यक्ष हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि रामविलास पासवान जी के परिवार को छोड़ के अन्य दुसाधों के विकास क्यों नहीं हुआ राजनीतिक? ऐसा बात नहीं है कि अन्य परिवार का उत्थान नहीं हुआ, लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि रामविलास पासवान जी ने जीरो से प्रारंभ किया था। और जीरो से प्रारंभ करने के बाद उन्होंने जो पहले अपने गांव को, समाज को आगे बढ़ाया, तो तत्काल में उन्होंने अपने परिवारजनों को प्राथमिकता जरूर दी है। लेकिन धीरे धीरे हमारा समाज जागृत हो रहा है और हम हर पार्टी में, हर ये में हमारे जात के लोग हैं और अपना अच्छा काम कर रहे हैं, अपने प्रतिभा को दिखला रहे हैं। और
आने समय में पासवान जाति भी राजनीतिक रूप से पीछे नहीं रहेगा। वर्तमान में जो राष्ट्रीय जो जनगणना हुई है बिहार की, तो वर्तमान जनगणना में 5.53% आबादी दुसाध की है, जो बिहार में सेकंड पोजीशन लाता है। तो इस तरह से इसको हाशिए पर रखना या इसको इग्नोर कर देना किसी पार्टी के लिए संभव नहीं होगा। हर पार्टी को पासवान जाति को, दुसाध जाति को सम्मान देना पड़ेगा प्रॉपर, और इनको सीट वाजिब देना पड़ेगा। और पार्टी, हमारी जाति इसके लिए तैयार भी है, और हर पार्टी में हमारे जाति के लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ इंजीनियर अरविंद कुमार जी। बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें।